चलिए शुरू करें। हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। नागपुर के सेकेंड लॉकडाउन का मज़ा, यानी सेकेंड थर्ड फोर्थ पता नहीं कितवा लॉकडाउन है, बट मज़े ले रहे हो आप लोग अभी, ठीक है। आपके जीवन में कोई ज़्यादा फर्क पड़ा होगा नहीं ना? पहले भी हम अंदर थे, अभी भी हम अंदर है, और साल भर हम अंदर है रहेंगे। साल भर? सर सर क्या बात कर रहे हो? अरे तुम लोग बहुत यंगस्टर्स में आते हो, तुम तक के वैक्सीन पहुंचने को साल भर लग जाएंगी। गिवन बिलो इज द स्टेटमेंट। शुरू करूँ क्या? कैमरा शुरू करो फटाफट। हम्म। लाइट चली गई, अंधेरे में है, पढ़ाई कर पा रहा है क्या तो? चलो, बाकी अलग ही अंधेरे में बैठा है तू। नहीं है, इतना दिख जाता है, डोंट वरी, दिखता है, विजिबल है। दिव्या, गिवन बिलो इज द स्टेटमेंट। मैंने आपको 17 एंड फॉरवर्ड होमवर्क दिए थे ना, कुछ तीन चार क्वेश्चन और होमवर्क दिए हुए थे। कल डिस्कस सिर्फ हमारा 16 तक हुआ था। करूँ आगे डिस्कशन चालू करूँ? गिवन बिलो इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिवील रिलेवेंट बैलेंस शीट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में दिया हुआ है। पहली पहली बार ऐसा हुआ है कि अब प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में दिया हुआ है। और उसने क्या बोला है कि चल बना बेटा, बोले बना। क्या बना बोल रहा है वो? प्रॉफिट नहीं, पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट अभी भी नहीं दी हुई है, बैलेंस शीट अभी भी नहीं दी हुई है। यहाँ क्या बोल रहा है? कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। दोनों मेथड यूज़ करके बनाओ बोलता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। और इनडायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को कंपैरेटिवली इनडायरेक्ट मेथड जल्दी हो जाती है ना, कंपैरेटिवली इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा फास्ट हो जाता है। डायरेक्ट मेथड में आपको सारे लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। डायरेक्ट मेथड में क्या करना पड़ेगा? आपको सारे लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। समझा क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ या ना में जवाब दे। शुरू करते हैं। डायरेक्ट मेथड में अपन कृष्णा सर मेथड लगा दे क्या? क्या किया आपने डायरेक्ट मेथड में? लेजर अकाउंट बनाया हो कि कृष्णा सर मेथड लगाया हो? बनाया ना लेजर। चल फिर फटाफट फटाफट सॉल्व कर देते हैं। पहले मैं इनडायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, बाद में डायरेक्ट के लेजर अकाउंट बनाएंगे। थोड़ा फास्ट करूँ क्या? थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं, हाँ, संभाल लेना खुद को बस कि सर ये क्या बोल दिया, पट 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 कुछ तो भी कर दिया आपने, ऐसा मत कर देना। अरे कहाँ गया यार, टेक्नोलॉजी भी साथ दे हमारी स्पीड को। हम्म। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो आपको सब फॉर्मेट लगेगा। फॉर्मेट के अंदर में फॉर्मेट, ये हो गया कैश फ्लो, ये हो गया अमाउंट कॉलम, ठीक है। अमाउंट कॉलम के अलावा क्या लगने वाला है आपको? वर्किंग चेंजेस इन वर्किंग नोट। यहाँ बना दूँ क्या बगल में पट से? चेंजेस इन वर्किंग नोट, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये क्या हो गया आपका? पर्टिकुलर, ओपनिंग, क्लोजिंग। पहले इतना तो लिख ले, बाद में चेंजेस वेंजेस क्या है अपन उसका दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता? चल शुरू कर, स्टार्टिंग पॉइंट से किस्सा और कहानी शुरू कर। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा तेरा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपको नहीं लगता नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 710? तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं दिया रहा तो निकालते थे। क्या हो जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 710, ठीक है। अब इसमें से कौन सी एक्टिविटी ढूंढना है आपको? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, बराबर है। ढूंढो तो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश कौन सी एक्टिविटी होती है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। रुक जा मैं मार्क करता हूँ, ये है इंटरेस्ट है, ठीक है। और बोलो? डेप्रिसिएशन है। और बोलो?
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। हाँ और बोलो, बस खल्लास, फिनिश द एंड। इतना एडजस्ट कर लो, आप लोग को आंसर हो जाएगा बोलते, इतना एडजस्ट कर लो तो आंक भर हो जाएगा। चला जा, सबसे पहले क्या करोगे, ऐड कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। मैं लाइन वाइन नहीं छोड़ रहा हूँ, थोड़ा देखना। एक्सपेंसेस में क्या है, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन 60 और 100 कर दो। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ये हो गया 60 100, तो टोटल 160 ऐड हो गया। उसमें से लेस हो जाएगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना ये, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। कितना इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, 100 रुपया। अरे हाँ रे, इतना भी भावनाओं में मत भय। हाँ अगला, एक लाइन, एक लाइन छोड़ के चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, 1 मिनट। हाँ मुझे ना एक जन को ट्रेन में लेने जाना है, उसको छोड़ना है मेरे को एक जगह पे। आज क्या है, पूरा लॉकडाउन है, बंद है, सब बोलते बाहर मिल नहीं रहा उसको साधन आने जाने को। सही में है क्या, ओला उबर सब बंद है क्या? ध्यान से देखते हो, अब जाना पड़ेगा, क्या है चाचा जी है, मना तो कर नहीं सकते, उनको तो नहीं बोल सकते ना, उनने बोल दिया आना है, बोल नहीं सकते जाओ ट्रेन से, जाओ बस से, इससे ओला से। पापा का भी फ़ोन आ गया, नहीं तेको जाना पड़ेगा। हाँ पापा जी जाता हूँ, ठीक है। रिश्तेदार चप्पल चोर, ठीक। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, क्या बोलेंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसका चार्ट बना लेंगे, चार्ट। डाट 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 इंटरनेट डाट, धड़ाधड़ धड़ाधड़ इन्फॉर्मेशन चार्ट में आ जाएंगी। देख इसमें ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस टैक्स। वैसे देखा जाए तो एडवांस टैक्स और टैक्स प्रोविजन का अकाउंट बन जाएगा, ये दोनों अकाउंट एक ही इसमें आ जाएगा, ये दोनों के अकाउंट बना लेना। बाकी ये सबको चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में डाल देना। चल आ जा, सबसे पहले क्या है तेरा करंट एसेट्स, ऊपर हो गया करंट एसेट। करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल है, ध्यान से देखना, 250 और 400 लेना, उल्टा उल्टा कर दिए होंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग बराबर संभालना रे बाबू। संभाला दिख रहा है तीनों ने, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल 250 और 400, है ना, ऐसा ही किया है ना, ठीक है। इन्वेंट्रीज है 180, इन्वेंट्री 180 और 200, इन्वेंट्री 180 और 200। ट्रेड पेएबल एक आध दो लाइन छोड़ के लिख देना, ट्रेड पेएबल कितना है, 230 और दो, हाँ बहुत बढ़िया, 230 250। ट्रेड पेएबल के बाद अगला क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लाइबिलिटी 40 और 50। हाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितना है, हाँ तो ये भी लाइबिलिटीज है ना, तो इसको थोड़ा सा एक लाइन ऊपर कर सकते हैं ना, अपन कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो अपने पास ये भी है लाइन बचाने का साधन, बट आप लोग एक आध लाइन ज़्यादा होगी तो दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। अगला ये हो गया आपका चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के अलावा आपको नहीं लगता टैक्स का हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा? अच्छा टैक्स के अंदर में प्रोविजन फॉर टैक्स तो आप कंफर्टेबल हो, देखो मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट नहीं बनाया, मैंने कौन सा अकाउंट बनाया, हाँ ना एडवांस टैक्स ना नथी, मैंने टैक्स अकाउंट बनाया। दिस इज नॉट प्रोविजन अकाउंट, दिस इज टैक्स अकाउंट। अब एक चीज़ 2 मिनट ध्यान से सुनना, क्योंकि टैक्स हम अगले साल का भी एडजस्ट करते हैं, पिछले साल का भी कुछ एडवांस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना टैक्स में, तो इसके अलग अलग मल्टीपल अकाउंट बनाने का, फिर एक अकाउंट में ट्रांसफर करना, उससे अच्छा अगर मैं सब सारी इन्फॉर्मेशन सिंगल अकाउंट में ओपन करूँ तो कोई दिक्कत है क्या? अल्टीमेटली सब आएगा यही अकाउंट में, एक एक फिगर आता है। उसकी जगह मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा तो एक डेटर्स और स्टॉक हमने मैनेज किया था, अलग अलग अकाउंट में करने, क्रेडिटर्स और स्टॉक अलग अलग अकाउंट में करने की जगह मैंने एक में ही किया था ना। उसी तरह यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बताओ, एडवांस टैक्स जो है, एडवांस टैक्स को कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट और क्रेडिट?
एडवांस दिया हुआ है ना, इसका बेनिफिट रिसीवेबल है तो डेबिट बैलेंस रहेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स को क्रेडिट बैलेंस रहेगा। एक रूल है जो मैं बचपन से आपको पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। तो मेरे को आता है डेबिट बैलेंस है तो 180 डेबिट में ओपन हो जाएगा, लिखूँ यहाँ डेबिट में 180, ओपनिंग एडवांस के नाम से कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, उसके बाद 195 है क्लोजिंग एडवांस के नाम से, यहाँ लिखूँ चलेगा, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, ओपन ऑन सेम साइड क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, कोई आपत्ति किसी को? अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ओपनिंग 180 है क्लोजिंग 200 है, तो ओपनिंग प्रोविजन हो गया 180, क्लोजिंग प्रोविजन कितना है 200, ओपनिंग प्रोविजन है 180 और क्लोजिंग प्रोविजन है 200। बॉडी के अंदर गया क्या? यस और नो में जवाब दो। हो गया। तो ये वाला भी इंफॉर्मेशन पोस्ट करके हो गया। उसके अलावा टैक्स का इंफॉर्मेशन एक जगह और होता है, ये है ना टैक्स का प्रोविजन 200। अच्छा, दिस इज प्रोविजन, पी एंड एल में डेबिट है, ऐसा बोलूँ? सही सही बोल रहा हूँ ना? पी एंड एल में डेबिट है तो टैक्स अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा ना? अरे क्रिएट करते वक्त, प्रोविजन क्रिएट करते वक्त, ये बॉडी के अंदर ले बराबर, प्रोविजन क्रिएट करते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे क्रेडिट होता है ना, ये क्रिएटेड है। आप चाहो तो ब्रैकेट में प्रोविजन भी लिख सकते हो, दिस इज प्रोविजन। कितना आएगा प्रोविजन बोल तो? 200। अब आपको नहीं लगता इसको बैलेंस करोगे तो आपको पेड कितना है वो पता चल जाएगा? एडवांस एडवांस प्रोविजन वोविजन सब मिला मिलू के, यानी प्रोविजन पी एंड एल और प्रोविजन मिला के आपको पता चल जाएगा कि कितना पे करना चाहिए था। बट एडवांस और ये एडवांस मिला के आपको पता चलेगा कि आपने एक्चुअल कैश कितना पे किया है, आपने कैश कितना पे किया है। ये अलग अलग पता चलने की जगह एक अकाउंट से इन्फॉर्मेशन फास्ट मिल गई ना हमको। चल अगला क्या हो जाएगा? चेंजेस। यहाँ से चेंजेस निकाल ले, कितना पटपट मेरे को बोलते जा। 150 का इंक्रीज है, 20 का इंक्रीज है, 20 का इंक्रीज है, हाँ 10 का इंक्रीज है। तो मेरे को एक चीज़ बता, एसेट बढ़ा है अच्छी बात है, फ़ायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस, लेस ऐड, ऐड, ऐड गया क्या बॉडी के अंदर? इसके इफेक्ट दे दूँ फटाफट, पहले लेस वाले दे दो फिर ऐड वाले दे दो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेस लेस एक साथ दे देना, ऐड ऐड एक साथ दे देना, फॉर्मेट अच्छा दिखता है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं करते जाऊँ यहाँ पे लेस 150, कैसा? लाल पेन से लिखते, लाल पेन से, ज़्यादा पेन नहीं बदलते। लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना है? 150, हाँ। उसके बाद में हो जाएगा लेस इंक्रीज इन इन्वेंटरीज, कितना है लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री? 20, 170, ये माइनस ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, कितना हो जाएगा? ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 20, ऐड हाँ इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना है इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस? 10, ऐड इंक्रीज इन हाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10, टोटल मार कितना हो जाएगा? 40। डन। प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर दो तो यहाँ से एडजस्ट कर दो तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? लेस टैक्स पेड, कितना आएगा ये? पक्का भरोसा करो? 195। ये क्या हो गया आपका? बैलेंसिंग फिगर जो आपने कैश में पे किया, बैलेंसिंग फिगर जो आपने कैश में पे किया, तो 195 यहाँ से माइनस हो जाएगा। आई थिंक कितना ही है, कर लो बैलेंस कर लो, कितना होता है ये? 710 प्लस 160 माइनस 100, कितना आता है ये? कितना आ रहा है ये? 770। 770 सही है, भरोसा रखते हैं। इसको बोलते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर, नहीं कैपिटल नहीं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट कर लो। हाँ, ये हो जाएगा आपका कैश फ्लो बिफोर, नहीं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ बहुत ही बढ़िया, बिफोर टैक्स। कितना है ये? 640। इसमें से 195 माइनस कर लो तो आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएंगे। सही है, 445। इजी है ना?
दिस इज मेंट टू बी वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज पर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को ना ये टॉपिक एग्जाम में डिफिकल्ट लगता है, आई डोंट नो व्हाई। दोज हु वांट, सभी ने किया ही होगा रे, आप पे मेरे को विश्वास है, रिकॉर्डेड वाले है तो बात अलग है ना। सबकी सबके चेहरे बता रहे। भरत का तो अलग ही मुंह उतरा हुआ है कि सर इतने फालतू प्रॉब्लम पे टाइम पास कर रहे हैं आप। ऐसा कुछ है क्या भरत? अच्छा, लाइट लाइट ने बेचारा अंधेरे में बैठा ही, इस ऐसे जज्बे को सलाम, ठीक है। लाइट नहीं है बेचारे के घर में, फिर भी बैठा है। नहीं सर, आप पढ़ाओगे और मैं नहीं रहूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बोलिए ठीक है। चल आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड थोड़ा संभालना। डायरेक्ट मेथड के अंदर में आपसे गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है डायरेक्ट मेथड की। एग्जाम में भी ना आपको अल्टीमेटली प्रॉब्लम ही डायरेक्ट मेथड में जाती, क्योंकि हम ना डायरेक्ट मेथड को बहुत तुच्छ मानते, अरे इजी है, जम जाएगा, लेजर अकाउंट ही तो बनाना है वगैरह टाइप का। तो हम उसकी प्रैक्टिस हल्की सी कम साइड में करते। बट ऐसा नहीं है, आपको मालूम है क्या उसका नुकसान क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट मेथड में अच्छा कमांड आ जाता, डायरेक्ट मेथड एग्जाम में सॉल्व ही नहीं होती हमसे। ऐसा बहुत बार देखा मैंने, बच्चे ऐसी हरकत कर देते हैं। हाँ है ना, हुआ ना, याद ही नहीं आ रहा था शुरू कहाँ से करूँ। क्योंकि डायरेक्ट मेथड इजी है, सपोज टू बी इजी मेथड, क्योंकि यहाँ लेजर अकाउंट बनाना है। यहाँ लेजर फिर हुआ है ना, होता यही मैं बोला ना, प्रॉब्लम जाती डायरेक्ट मेथड के अंदर में। तो एक मिनट, हाँ आपके आंसर्स आए क्या 445 पर? हाँ हेलो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चला जा, एक एक करके शुरू करते। अब आपको यहाँ पे जो ध्यान रखनी है, एक चीज़ जो ध्यान रखनी है क्वेश्चन के अंदर में, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू ओपन ईच एंड एवरी अकाउंट। बट अकाउंट कहाँ से शुरू करोगे? सेल से चालू करोगे कि ये बैलेंस यहाँ से शुरू करोगे? नीचे से, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वैसे बैलेंस शीट रही तो बैलेंस शीट से, वैसे बैलेंस शीट रही तो बैलेंस शीट में। और वैसे भी मैंने आपको बताया था पगले जैसा हर एक के अकाउंट बनाना नहीं, किसके बनाना जिसमें एडजस्टमेंट है। बट वर्किंग कैपिटल के सबके अकाउंट बनाना, क्योंकि वर्किंग कैपिटल कहीं ना कहीं इनकम में घुसती है। सेल्स हो गया, परचेज हो गया, सैलरी वेजेस वगैरह आउटस्टैंडिंग हो सकती है, तो वर्किंग कैपिटल के सबके अकाउंट बनेंगे। बट बाकी वे जो है वो वैसे ही ना, जैसे इनडायरेक्ट में जितने जिसमें एडजस्टमेंट है उसके, बाकी तो प्लस माइनस हो सकते हैं ना। अरे इंक्री, हाँ या ना? चल आ जा। ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट होगा। अकाउंट फटाफट फटाफट छोटे छोटे अकाउंट बनाते जाओ, चलेगा। उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड पेएबल, ये अलग अलग बनाने की जरूरत है कि साथ में बन सकता है? इन्वेंट्रीज और ट्रेड पेएबल, इसको, अरे क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? मैं मन मार दूंगा मैं इसको रैप्टा। तू बोल दे तेरे बादलों को, साला अभी 2 दिन पहले तो बैटरी बदला था। एक काम करता हूँ, दोनों पेन की बैटरीज बदलता हूँ मैं अभी एक साथ, ठीक है? सर दोनों पेन की मत बदलो, एक ही की बदलो। पड़े पड़े डिस्चार्ज हो गई तो क्या कर लूँगे। आज की तारीख मुस्तकर की जाए। क्या है आज की तारीख? 7 है ना? ठीक है, याद रखना, हमने आज बदले थे, देखते कितने दिन में ख़राब होती है वापसी। बैटरी का ही प्रॉब्लम था। चलो, क्या है हमारा? सबसे पहले आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। लाल पेन से लिखूं क्या? जल्दी हो जाएंगे, दिखता है ना लाल पेन? ट्रेड रिसीवेबल कितना है? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। ओपन ऑन सेम साइड का यहाँ लिख देना डेबिट में। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कितना ओपनिंग बैलेंस बच्चा बोल?
250 और 400 ना, 250 और 400। उसके बाद में अगला मेथड क्या हो जाएगा तेरा, ट्रेड पेएबल। हाँ इन्वेंट्री तो इसी में जाने वाली है ना, ट्रेड पेएबल में। हाँ ओपनिंग स्टॉक, हाँ वो भी कर सकते हो। ओपनिंग स्टॉक है 180 एंड 200, 180 क्लोजिंग स्टॉक है 200, ठीक है। अगला क्या है उसके बाद में, ट्रेड पेएबल ओपन हो जाएगा क्रेडिट में 230 एंड 150। हाँ 230 और 250, यहाँ ओपनिंग क्या लिखोगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। आई होप आपको समझा, क्योंकि क्रेडिटर्स का बैलेंस अल्टीमेटली इसी अकाउंट में जाता है ना, कि कितना माल खरीदा उनसे, कितना माल खरीदा, स्टॉक, और वो कनेक्टेड अकाउंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस अकाउंट में चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा वेजेस अकाउंट में। कैसा, मैं वही तो बोला, हाइब्रिड मेथड से किया है क्या किसी ने? शुरुआत में पूछा आपने, बोले हमने अकाउंट बनाया है, तो मैं अकाउंट बना रहा हूँ। किसी ने किया है हाइब्रिड मेथड से? ठीक है, देखते हैं, वो भी देखते हैं। ये हो गया। यहाँ आ जाएगा तेरा एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में एक्सपेंस बोल दे। ओपनिंग कितना है तेरा, ओपनिंग 10। हाँ तो ए दादा, आउट, हाँ वेजेस बनाया, वेजेस में मैंने, मेरे को एक चीज़ बता, एक चीज़ बता, जब मैंने ट्रेड पेएबल अकाउंट में स्टॉक डाला तो बैलेंस तो डेबिट में लिखा ना। ट्रेड पेएबल को तो क्रेडिट बैलेंस रहता सर, वो तो क्रेडिट में जाएगा। ऐसा है कि अकाउंट अपने नेचर के हिसाब से ही ओपन होगा। तो फिर मैंने बनाया वेजेस अकाउंट, बट उसमें पेएबल वेजेस तो 40 क्रेडिट ही होगा ना। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ना दादा, ऐसा क्यों कर रहा तू? अबे तुम ऐसा मत करो यार। ये फाउंडेशन के कंसेप्ट है रे ये। फाउंडेशन में एनपीओ पढ़ा होगा ना तुमने, नहीं पढ़ा? वेजेस ही नाम रहेगा ना, कितना वेजेस पे किया वो पता चलेगा ना तेरे को बाद में उससे। आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम देते हैं। अगर तूने वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है तो वेजेस उसमें डेबिट कैसे किया है? हाँ ठीक है, चल आगे बढ़ो क्या। इसके बाद में एडवांस टैक्स है। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स नाम से अकाउंट से नहीं ओपन करोगे आप, क्या नाम से ओपन करोगे, टैक्स। यहाँ लिख दोगे एडवांस, ओपनिंग एडवांस, अभी ऊपर किया ही है ना एडवांस का तो आपने। ओपनिंग एडवांस कितना है बोलो, ओपनिंग एडवांस है 180, क्लोजिंग है, क्लोजिंग है 195। देन नेक्स्ट, टैक्स प्रोविजन है 180 एंड 200। टैक्स प्रोविजन, ओपनिंग प्रोविजन 180 और क्लोजिंग प्रोविजन 200, ठीक है, हो गया। अब पी एंड एल पे आ जाओ। एक बार ये इतना हो गया कि पी एंड एल स्टेटमेंट से दूसरे इफेक्ट लेते जाना फटाफट। सबसे पहला सेल, क्या बोलते हैं सेल, सेल एंट्री क्या हुई होंगी, अगर माल पूरा क्रेडिट में बेचा है तो एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल ना। डेटर्स है नहीं, हाँ डेटर्स है नहीं हमारे बुक्स में, ट्रेड रिसीवेबल है। सेल्स के नाम से कितना क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा वहाँ पे 4150, गया बॉडी के अंदर। ये हो गया ऑपरेटिंग। स्टॉक एडजस्टमेंट, स्टॉक एडजस्टमेंट मतलब दिस इज नथिंग बट 20 रुपये का डिफरेंस है स्टॉक में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। स्टॉक एडजस्टमेंट यानी 20 रुपये का डिफरेंस है। सिंपल, मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ क्रेडिट है, यहाँ क्रेडिट है ना, यहाँ क्रेडिट है तो स्टॉक अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। अब मेरे को बताओ स्टॉक अकाउंट में डेबिट मतलब, स्टॉक, स्टॉक कहाँ गया, स्टॉक, स्टॉक, स्टॉक मतलब ये यहाँ लिख दूँ क्या, स्टॉक एडजस्टमेंट कितना है, स्टॉक एडजस्टमेंट 20 रुपया, यस और नो? देख लेना, 180 का ओपनिंग स्टॉक था, 20 रुपये का तेरा खरीदे टाइप का हो गया, तो क्लोजिंग हो गया ना 200। स्टॉक एडजस्टमेंट आ गया 20 रुपये का बराबर अपने आप, ठीक है। अगला क्या है उसके बाद में, परचेजेस। यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। परचेजेस पी एंड एल से लेके आया, कितना है परचेजेस, 2400 और 2400। परचेजेस के बाद में वेजेस, अगेन वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, वेजेस पी एंड एल के नाम से, कितना है पी एंड एल के नाम से 800, ठीक है। उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, पी एंड एल के नाम से 200। उसके बाद में प्रोविजन है, टैक्स प्रोविजन है, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस, ना रे 200 ना रे, ठीक है। उसके अलावा ये सब तो आफ्टर टैक्स है, तो इसका इफेक्ट दिखने वाला
नहीं, आपने अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट 30 रुपये को लिया रहता तो आपने इफेक्ट दिखाया रहता, बस 30 रुपये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिया ना, हमने 510 ही लेके सॉल्व करा, और वैसे भी डायरेक्ट मेथड है सर, स्टार्टिंग पॉइंट का वैसे भी कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी सबसे पहले अब इसको बैलेंस करेंगे। कौन सा अकाउंट बैलेंस करोगे? ट्रेड रिसीवेबल को बैलेंस करो। कितना आ रहा है? 250 प्लस 400, 4150, 4000 कैश क्रेडिट साइड में। पक्का करूँ विश्वास? ब्लैक पेन से बनाते हैं अपन। कितना आ रहा है? 4000, 4000 का कैश आ रहा है बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ डेबिट, कैश इनफ्लो के नाम से ना लिख दूँ क्या? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। कितना हो गया? 4000। एक आध लाइन छोड़ देना कैश आउटफ्लो के लिए, ठीक है, आउटफ्लो लिख देना यहाँ पे। अब अगला क्या है? इसको बैलेंस कर। कितना आ रहा है बैलेंस? यहाँ आएगा बैलेंसिंग फिगर। कितना? 2380 कैश। यहाँ पे डेबिट, यहाँ क्रेडिट, लेस कैश पेड टू ट्रेड पेएबल। कितना है? 2380। अगला क्या है? 2380 वेजेस को बैलेंस कर लो। वेजेस कितना आएगा? 790। ये भी कैश के नाम से बैलेंसिंग फिगर। वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, लेस कैश पेड टू वेजेस। कितना है कैश पेड टू वेजेस? 790। इसको बैलेंस कर। कितना आ रहा है? 190 कैश बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, 190 लेस हो जाएगा कैश पेड फॉर एक्सपेंस, ठीक है। एडवांस टैक्स को बैलेंस कर। 195 बैलेंसिंग फिगर है, ये भी कैश ही रहेगा ना। ये यहाँ पे, यहाँ से लेस इनकम टैक्स पेड। एक लाइन छोड़ के लिखा ना, क्योंकि दिस हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली। कर ले। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल, नहीं सॉरी, बिफोर टैक्स होगा। राइट, वर्किंग कैपिटल का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस इज बिफोर टैक्स। कितना है? 640। उसमें से 195 गए तो कितना आता है? हम्म, आ गया 445 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। गया क्या बॉडी के अंदर? इजी था। डायरेक्ट मेथड भी कोई दिक्कत वाली है नहीं, पर प्रॉब्लम ये शुरू कहाँ से करूँ। लेजर अकाउंट, पहला लेजर अकाउंट कौन सा बनाऊँ? तो कुछ नहीं, वर्किंग कैपिटल को बेस लेना, पटपट होता है काम। वर्किंग कैपिटल को बेस लेना तो दिक्कत नहीं होती। हाइब्रिड मेथड ट्राई करें एक बार इसी क्वेश्चन में, कि सर वो हम करते एक बार घर पे। कर सकते हैं, बट हाइब्रिड मेथड में कई बार क्या हो सकता है कि शायद वैल्यूअर आपके नंबर काट दे, उसको समझे ही नहीं आपने क्या कर दिया, तो थोड़ा सा वो मेथड तभी आपने अडॉप्ट करना जब आपके पास एग्जाम में टाइम कम हो। वो मेथड आपने तभी अडॉप्ट करना जब आपके पास में एग्जाम में टाइम थोड़ा कम हो। रिस्की मेथड है हल्की सी, क्योंकि वो बुक में नहीं लिखी हुई है। मेथड से आंसर गलत आ रहा है ये तो बोला नहीं मैंने, उस मेथड से भी आंसर सही आता है, बट वो रिस्की मेथड हो सकती है। चलो, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 17। अब थोड़े से अलग तरीके के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मोटा मोटी चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। बस सवाल यही है कि आपको अलग अलग एडजस्टमेंट्स, अलग अलग डिफिकल्टी ऑफ एडजस्टमेंट्स अब हमको बढ़ानी है। डिफिकल्टी ऑफ एडजस्टमेंट्स अब हमको यहाँ बढ़ानी है। बट आप लोग आरटीपी और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे होंगे, तो उसके अंदर में तो आपके क्वेश्चंस हो ही रहे होंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। सर आपका अंदाजा खूब गलत है, ऐसा है क्या? ज़्यादा गलत नहीं है, पर गलत तो है ही सर अभी भी आपका अंदाजा। चलो आ जाओ, चलो फास्ट में करते हैं। ये वाले जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है, चिंदी चिंदी क्वेश्चंस है ये बेसिकली। यहाँ पे मैं यही सॉल्व कर दूंगा, आप लोगों ने कॉपी में लिख लेना। या जहाँ भी आपकी इच्छा शक्ति प्लस मन की एकाग्रता इज इक्वल टू यस, जहाँ भी मर्जी है वहाँ आप लिख सकते हो, ठीक है। पढ़ो, क्या है पहला? लोन्स एंड एडवांस गिवन है। पहली बात तो ये दिए हुए मतलब ये क्या होंगे हमारे? इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? अबे दिए हुए फाइनेंसिंग कैसे हो सकते? इन्वेस्टिंग।
बट उसमें भी निर्भर करता है, जैसा अगर हमने लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न, उसके ऊपर में हमने इंटरेस्ट कमाया, मेरे को पता सप्लायर्स को दिया है, तो ये फाइनेंसिंग हो गया कि ऑपरेटिंग हो गया? ऑपरेटिंग है। सप्लायर्स आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एम्प्लॉय को दिया तो एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक मिनट, क्वेश्चन में करना क्या है? इंटेलिजेंट लिमिटेड अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, ये वर्ड बहुत खतरनाक हो जाता। फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी, आगे समझाऊंगा एक हाथ क्वेश्चन में कि क्यों मैं बोल रहा हूँ खतरनाक है। नॉन फाइनेंशियल कंपनी हैज द फॉलोइंग एंट्रीज इन द बैंक अकाउंट, इट शोड योर एडवाइस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सेम फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोल रहा है उसका करूँ क्या मैं? ऑपरेटिंग में डालूँ, इन्वेस्टिंग में डालूँ या फाइनेंसिंग में डालूँ, ये वो पूछ रहा है। ऑपरेटिंग में डालूँ, इन्वेस्टिंग में डालूँ या फाइनेंसिंग में डालूँ, ये उस सवाल आपने उसने आपसे पूछा है। तो क्या बोल रहा है कि सप्लायर्स कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वैसे देखा जाए तो ऐड होगा, अगर उसने पूछा ऐड लेस, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? वो ऐड, हाँ या ना? लिख दो क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। अगला, टू एम्प्लॉयज़ को जो लोन दिया उस पर इंटरेस्ट रिसीव किया है। अगेन एम्प्लॉयज़ को भी लोन दिया है तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। रिसीव्ड है बेटा, याद रखना, दिस इज रिसीव्ड, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। टू सब्सिडीज एंड कंपनीज को दिया है तो दे आर नॉट ऑपरेशन, दे आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी। सब्सिडीज एंड वो क्लियर है? बॉडी के अंदर गया क्या? हाँ बेटा, आपने आपने लिया है कि दिया है? अरे बाबा, तूने लोन दिया है, उसके ऊपर में इंटरेस्ट कमाया है ना, बट लोन तो दिया है ना। जो लोन दिया है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई? इन्वेस्टमेंट पेड, नहीं, इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी स्मार्ट लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विथ ऐड हो जाएगा ना। डिविडेंड रिसीव्ड ऐड होगा और इन्वेस्टमेंट मेड लेस होगा। तो एक काम करो, मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखता हूँ क्योंकि मॉड्यूल में भी आपके वही लिखा हुआ है, प्लस माइनस नहीं लिखा है। आप फालतू कंफ्यूज होंगे कि क्या प्लस क्या माइनस, इट्स बेटर सिर्फ हेड्स लॉक कर दो उसके। अगला, डिविडेंड पेड फॉर द ईयर, क्या लाके है? फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन इनकम अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हाँ, अगला, टीडीएस अर्न ऑन इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर्स, ऑपरेटिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। यस, दिस इज ऑपरेटिंग, क्योंकि सप्लायर बोल दिया तो मुद्दा खत्म। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बोलो तो क्या है ये? आप सही हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, बट एज पर एस 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड, ये फायर है ना रे, लॉस ऑन सेल ऑफ फायर का क्लेम है, तो दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही दिखेगा, मैं मना नहीं कर रहा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही दिखेगा, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम टू बी शोन अंडर अ सेपरेट हेडिंग इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे ऐसा लिख दूँ तो चलेगा क्या? इट इज शोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डैश एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट सेपरेटली। एडजस्ट, अच्छा, एडजस्ट सेपरेटली जब मैं बोल रहा हूँ तो डू आई नीड टू एडजस्ट इट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? लोगों को लगता है सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सारे ऑपरेटिंग में जाते, नहीं 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 नहीं, इन्वेस्टिंग में ही अलग से दिखेगा। जैसा ऑपरेटिंग में अपन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम टैक्स के साथ नीचे अलग से लिखते ना, यहाँ पे भी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही ऐड होगा ना, क्योंकि रिसीव हुआ है, क्लेम रिसीव हुआ है, बट अलग से नीचे। हाँ, नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 19 देखते, फटाफट चेक कर ले, इसको भी चेक कर ले, चेक कर ले। एक मिनट, क्या है सबसे पहला? परचेज ऑफ मशीनरी, बोलते जाओ, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग है। हाँ, अगला, फाइनेंसिंग एक्टिव प्रोसीड्स फ्रॉम इंश्योरेंस ऑफ इक्विटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कैश, यहाँ लिखो क्या, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, हाँ। उसके बाद में क्या है? कैश सेल, ऑपरेटिंग है ना, नहीं कैश सेल है ना बाबा जी। कैश सेल का मतलब क्या होता है? कैश बेच रहा है तू कि ऐसे सेल जो कैश में है? हाँ, भावनाओं में ही बह गए आप।
प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग है ये, फाइनेंसिंग है, बहुत ही बढ़िया. प्रोसीड्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, हाँ, आ रहा डेटर से कलेक्ट किया गया पे, ओ यस, दो लोगों ने एक साथ एक गलती की, क्या बात क्या बात. कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, हाँ ये समझ में आता. हाँ सर, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल क्या जाएगा, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बराबर है ना. ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग ही है वो भी. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कैश परचेजेस, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है. परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल गुडविल, इन्वेस्टिंग होना चाहिए. परचेज ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग, ठीक है. अगला क्या है उसके बाद में, कैश पेड टू सप्लायर्स, ऑपरेटिंग. इंटीरियम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, फाइनेंसिंग, ठीक है. डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग. वेजेस एंड सैलरी, wages and salary operate. Proceed from sale of patent, investing. Interest received on debenture held as investment, interest paid on long term borrowings, or office and admin expense paid, office and admin expense paid, operating, ठीक है. Manufacturing overhead paid, operating. Dividend received on shares held as investment, investing. Rent received on property held as investment, हाँ. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग, राइट. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑपरेटिंग हो गया. इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग, ठीक है. डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग. अंडर राइटिंग कमीशन पेड, अंडर राइटिंग कमीशन पेड क्या होगा, फाइनेंसिंग. एंड नेक्स्ट रेंट पेड, ऑपरेटिंग. brokerage paid on purchase of investment, investing. Bank overdraft, bank overdraft should be cash and cash equivalent, ठीक है. क्या है आपका, कैश इक्विवेलेंट, ठीक है. अगला कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कैश क्रेडिट मतलब हैंड लोन लिया आपने, इसको भी इट कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश ना, इट इज हैंड लोन. ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अब सॉरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ. फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी हो गई, फाइनेंसिंग. अब पता नहीं आपके बुक्स में ना बैंक ओवरड्राफ्ट को भी इन्होंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी डाल रखा है. नहीं, बट बैंक ओवरड्राफ्ट इज कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. बैंक ओवरड्राफ्ट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो गलत है वहाँ पे. कैश क्रेडिट बट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि उसको रीपे करने की घाई नहीं होती, आराम से कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट किया, इन्वेस्ट किया, इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग नहीं है. मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है. ये एक्सीडेंट पॉइंट है, ये नया है आपके लिए. मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको हम तुरंत बेच सकते हैं. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इश्यूड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, ऑपरेटिंग है वो. करवाया ना रही वाले क्वेश्चन मैंने. अगला 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 इलास्ट्रेशन नंबर 3, इलास्ट्रेशन नंबर 3 सेम वही है, बट यहाँ पे अब थोड़ा सा संभालना. प्लस फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए इंटरेस्ट पेड जो है, इफ इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, आपको नहीं लगता है इंटरेस्ट पेड फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस जिसका काम ही है लोन लेना लोन देना, तो इनने अगर इंटरेस्ट पे किया है तो ये इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फिर फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग या इंटरेस्ट क्या है,
डोंट यू थिंक दिस इज देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी? फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का काम ही है ना लोन लेना देना। वहीं अगर नॉर्मल बिजनेस ने अगर लोन पे की इंटरेस्ट पे किया रहता तो आपको नहीं लगता वो उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन लिया है उस पर पे किया होता ना हमने, बट इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी। सब्सिडरी से कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उस पर टैक्स। मेरे को तो सब्सिडरी से इंटरेस्ट रिसीव हुआ मतलब हमने जो इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट मिला होगा ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो टीडी उसके ऊपर कटने वाला टीडीएस भी किया ना ऊपर में, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट रिसीव किया था ना हमने। डिपॉजिट विद द बैंक फॉर टर्म ऑफ 2 years, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट विद द बैंक, इन्वेस्ट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव टुवर्ड लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, इन्वेस्टिंग, ऐसा लिख दूं क्या, इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम समझेगा क्या अब आप? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट बेटा? बात समझ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इज अ नॉन कैश आइटम, नॉन कैश, नो एडजस्टमेंट इन डायरेक्ट मेथड, नो एडजस्टमेंट इन डायरेक्ट मेथड, वेयर एज इन इनडायरेक्ट मेथड, in indirect method add back to come to cash flow from, add back to come to cash flow from operating activity। है खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को। हो गया क्या यहाँ तक? तो ऐसा कभी कभी गूगल ही डाल देता हो, बैड डेट डाल देंगे, आपको लगेगा सर ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपने बोला था जितने भी नॉमिनल, ये देख इसने ऋषिकेश ने ऑपरेटिंग लिखा था बैड डेट्स को, झूठ मत बोल, है ना? दिख रहा है उसकी शकल पे लिखा है। अच्छा आपने भी ऑपरेटिंग लिखा था, एक पकड़ में आया दूसरा नहीं आया, चलो कोई नहीं। प्रॉब्लम नंबर लास्ट 21, ये भी होमवर्क था कि नहीं था? 24 तक होमवर्क था, आज करते पूरे पूरे खत्म करते, आज पूरा ही खत्म कर देते, फिनिश ही कर देते इसको। इजी क्वेश्चंस है ना, आपको नहीं लगता कंपेयर टू व्हाट वी हैव सॉल्व मॉड्यूल के अंदर में कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस है? मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया तो आपको चीज़ें आसान लग रही, नहीं तो बच्चे लोगों को ना पहले पहले यही डायरेक्ट मॉड्यूल सॉल्व कर तो कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट है ऐसा बोलते, ऐसा नहीं है। डिफिकल्ट है क्या चैप्टर? चैप्टर डिफिकल्ट नहीं। और मैं एक चीज़ बता भी रहा हूँ आपको, आप मेरे साथ अगर क्लास में सॉल्व करोगे ना, आपके साथ होगा कि आपको चीज़ें आसान लगेंगी, बट जब आप खुद से सॉल्व करने बैठते हो ना तो आपको समझ में आता है कि नहीं इतना भी आसान नहीं है। लोग जो बोलते हैं डिफिकल्ट है तो कहीं ना कहीं है डिफिकल्ट, हल्का सा है डिफिकल्ट जब हम खुद से सॉल्व करते हैं तो। समझ रहे हो क्या? ऐसा अलग ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं घुस जाना, हाँ जी हमको तो आता, ऐसा नहीं करना। सॉल्व प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना उसके। चला जा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपने बनाया है क्या, सॉल्व किया है क्या? मेरे बता, तेरे पास अगर कैश फ्लो दिया हुआ है तो तू डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड कौन से मेथड से जाएगा? पहले तो ये समझना जरूरी है। व्हाट एक्टिविटी व्हाट मेथड यू आर गोइंग टू, क्योंकि कैश फ्लो से अब तक हमने बनाया नहीं है, डायरेक्ट से ही जाओगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कैश रिसीव्ड, कैश पेड या नेट प्रॉफिट पता है क्या? इनडायरेक्ट मेथड के लिए तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट चाहिए ना। यहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो ही नहीं कर सकते, तो बाय डिफॉल्ट ये मेथड कौन सी मेथड है? डायरेक्ट मेथड है। और उसमें भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी की ले लो, इनफ्लोज जो रिसिप्ट साइड में लिखे हुए वो इनफ्लोज है, इनफ्लोज ऐड कर लो। पेमेंट साइड में जो लिखे हुए वो आउटफ्लोज है, आउटफ्लोज माइनस कर दो। अब सारे कंसिडर होंगे कि सिर्फ ऑपरेटिंग वाले? सारे कंसिडर होंगे कि सिर्फ ऑपरेटिंग वाले होंगे? जवाब दे। वैसे उसने स्पेसिफिकली सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा, इसलिए मैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाऊंगा। बट इसका मतलब ये है क्या कि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग यहाँ से नहीं मिल सकती क्या? इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग भी यहाँ पे से मिल सकती है ना, बट पूछा नहीं है इसलिए हम वो इन्फॉर्मेशन इग्नोर करेंगे। जैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कमीशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक अगेन बैंक से जो लोन रिसीव किया है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बराबर है ना? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। बट अगर वहीं इसकी जगह क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जगह अगर लिखा रहता प्रिपेयर कैश फ्लो, तो आपको नहीं लगता मैंने सबको कंसीडर किया रहता? अच्छा मैं ओपनिंग और क्लोजिंग भी इग्नोर करूंगा, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के बाद एडजस्ट होता था ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के बाद एडजस्ट होता था। अगला,
कैश परचेजेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ट्रेड पेएबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैज़ टू बी एडजस्टेड सेपरेटली है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, रीपेमेंट ऑफ लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी बैलेंस कैरिड डाउन। तो जितने जितने मैंने हाईलाइट किया है बस उतने उतने हमको करना है, कुछ मत करो। इनफ्लो में ये तीनों आइटम्स को ऐड करो, आउटफ्लो में ये 4 आइटम को माइनस करो, आंसर मिल जाता है आपको, खत्म। इतना आसान क्वेश्चन था, किया है क्या? डू यू वांट मी टू सॉल्व कि चल बढ़ जाओ आगे? सर नहीं सर, हमने किया ही नहीं सर, हमने किया ही नहीं, इतना आसान सर, इतना आसान था। हमने किया ही नहीं सर। क्या नालायक हो, एक नंबर। एक ने भी नहीं किया, एक ने भी नहीं किया। एक ने किया है, ऋषिकेश ने किया है। ऐसे ही किया है क्या ऋषिकेश? फॉर्मेट भी बता देता, रुक ना, मैं दिखाई देता ना, दिखाई देता, रुक जा। अरे ए खुदा तू दल दे तेरे ददर। एग्जाम में मालूम है क्या सर, आप मैंने, मेरे को लगा ये इतना फालतू क्वेश्चन है, मैं डिस्कस भी क्यों कर रहा क्लास में? अच्छा हो गया डिस्कस कर लिया मैंने। अरे कहाँ गया? हाँ, नहीं क्या? नहीं तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो आप तो बोलते थे, गाली मेरे को ही पढ़ती थी, कृष्णा सर ने तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया ही नहीं, हर चीज पढ़ा के चाहिए हमको। नालायक, डांट रहा मैं। ये देख, यही है ना शायद वो क्वेश्चन, 5,96,000, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? ये क्वेश्चन है देख। ये जो 3 आइटम है, आंसर में क्या किया उसने? कुछ नहीं, सिंपल प्लस माइनस करना है। KG 2 का भी बच्चा कर सकता है अभी। 1,40,000 प्लस 1,75 प्लस, दे 1 मिनट 2 मिनट सुन ले मेरी, सुन ले। ऊपर हेडिंग दे देना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फॉर्मूला लिख लेना। अपने को फॉर्मूला लिखने की आदत है ना, डायरेक्ट मेथड है ना ये। डायरेक्ट मेथड में अपन फॉर्मूला लिख, इसने नहीं लिखा, अपन लिख लेना। फॉर्मूला क्या है? कैश इनफ्लो। यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? कैश आउटफ्लो। देख ले, ये जो इनफ्लो है 1,40, 1,75, 50, वही है ना? 1,40, 1,75, 50, उसके बाद 1,20, 157, 75 और 30। ठीक है, कहाँ गया? 1,20, 175, 75, 30 इसने अलग एडजस्ट नहीं किया, आप अलग करना, क्योंकि AS3 कि गलती, आप मॉड्यूल में गलतियां निकाल रहे हैं, आप नेक्स्ट लेवल हो गए अभी, समझो। आप मॉड्यूल में गलतियां निकाल रहे हैं आपकी, इनकम टैक्स अलग से एडजस्ट होना चाहिए, समझ रहे हो? अरे शुरुआत शुरुआत के क्वेश्चन होंगे मॉड्यूल में, तब तक इनकम टैक्स का कंसेप्ट सिखाया नहीं होगा, इसलिए वहाँ एडजस्ट किया हुआ होगा, बट इनकम टैक्स अलग से एडजस्ट होना चाहिए। हाँ बोल वरद, अभी क्या बोल रहा था तू? नेगेटिव आया, कैश आउटफ्लो ज़्यादा आया, इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज़्यादा आया, तो वो कंपनसेट हुआ होगा ना फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, क्योंकि अल्टीमेटली इसका तो पैसा जो है, पैसा देख तो कितना था, पैसा बड़ा ही है ना, पैसा बड़ा ही है ना, एट द एंड ऑफ द डे 4,000 का इनफ्लो ज़्यादा ही है ना इसको। जम गया? डू यू वांट मी टू सॉल्व? किया हो गया, इसका आंसर लिख लिया आपने? बढ़ो आगे, प्रॉब्लम नंबर 4 पे आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 4 पे आ जाओ। इलास्ट्रेशन नंबर 22 है मॉड्यूल का प्रॉब्लम, नहीं, प्रॉब्लम नंबर 22 है, इलास्ट्रेशन नंबर 4 है मॉड्यूल का। द फॉलोइंग समरी ऑफ कैश अकाउंट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनीज रिकॉर्ड। समरी दी हुई है, आपको नहीं लगता है बैलेंस है? हाँ या ना? कुछ नहीं है, ये वाला साइड रिसिप्ट साइड है, ये वाला साइड पेमेंट साइड है, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। डरा रहा हुआ आपको? यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ये गंदा कलर जो है ना, गंदा कलर एकदम, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये जो गंदा कलर है एकदम, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए, ये वाला साइड जो है ये रिसिप्ट साइड है, ये वाला साइड पेमेंट साइड है। आपको डरा दिया उसने, ऊपर नीचे देख के डरा दिया उसने, समझ रहे हो क्या? ऊपर नीचे दिया और आप डर गए, ये तो अलग हो गया। कुछ नहीं, ये देख, ये तेरी डेबिट है, ये तेरी डेबिट बैलेंस, डेबिट की टोटल हो गई। इन दोनों की टोटल निकाल, क्योंकि ये क्रेडिट के आउटफ्लो है, और ये बैलेंस जो है 212 रुपये क्रेडिट में ही लिखा जाता है ना। इन दोनों की टोटल निकालता हूँ, माइनस मत करना, 3034 एब्सोल्यूट वैल्यू में लेना। एब्सोल्यूट वैल्यू में लेना मतलब माइनस मत लेना। 3034 प्लस 212 करो तो कितना होता है? 3034 प्लस कितना आ रहा है क्या? 3246। तो आपको नहीं लगता है ये जो 3 है, ये जो बैलेंसेज है, ये डेबिट बैलेंसेज है, और ये वाले जो बैलेंसेज है इंक्लूडिंग ये क्रेडिट बैलेंसेज है, यानी क्रेडिट इफेक्ट्स है। हो गया ना?
रिसिप्ट और पेमेंट, समझा क्या? और बोला क्या है यहाँ पे, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ हिल्स लिमिटेड। कैश फ्लो बनाना है। अब आपको ऑपरेटिंग बनाना है कि पूरन कैश फ्लो बनाना है? पूरन कैश फ्लो बनाना है। बना रहे हो क्या पट से अभी हाथ तो हाथ? शर्म करो। कंपनी डज नॉट हैव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल रहा है वो, वही है ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ही एडजस्ट होगा। शर्म करो, ऊपर वाले के खौफ से डरो। डिफिकल्ट था क्या रे ये क्वेश्चन? कर लिया, ये नालायकों ने नहीं किया, दो नालायक जो बैठे हमारे क्लास में। अरे इन्हें पढ़े ही नहीं होंगे कि सर हमने तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया नहीं, आपने। इन्होंने ईमानदारी से बताओ, आप दोनों ने पढ़े ही नहीं ना ये क्वेश्चन में क्या है। पढ़ते तो जवाब मिलता था। चलो गाना लगा देता हूँ जब तक, करो फट से सॉल्व। आपको आवाज़ नहीं आ रही थी ना उस दिन गाने की? मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ ना शायद। जल्दी जल्दी हो गया तो आवाज़ करना, ठीक है? हो गया सॉल्व करके तो आवाज़ करना।
हो गया क्या लिख के बेटा? करे सॉल्व करे फटाफट, की ज़रूरत नहीं है? क्या है आंसर, क्या है बोलो तो? टैली हो गया? बुक लेके बैठे हो आप लोग? आंसर टैली हो गया आपका? एक बार माइक में कुछ बोलो तो आप लोग। हाँ आ रही है आवाज़, चलो। हो गया क्या, टैली हो गया आप लोगों का आंसर? तो दिखा दूँ एक बार आंसर पट से मॉड्यूल के अंदर में? इजी था ना क्वेश्चन? कुछ नहीं है। रिसिप्ट फ्रॉम देख मेरा था, ओपनिंग क्लोजिंग तो अलग से एडजस्ट होगा। ओपनिंग क्लोजिंग विल बी एडजस्टेड सेपरेटली, नीचे में अलग से ओपनिंग ऐड होता है। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर ऑपरेटिंग है, इशू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग है, सेल ऑफ एसेट, इन्वेस्टिंग है। बराबर है क्या? पेमेंट टू सप्लायर ऑपरेटिंग है, पेमेंट ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग है, पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मतलब ओवरहेड मतलब एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्टिंग, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी ऑपरेटिंग, टैक्सेशन अलग से, ऑपरेटिंग अलग से, डिविडेंड फाइनेंसिंग, डिविडेंड पेड है। इसको इन्वेस्टिंग क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रिसीव नहीं है, पेड है ना, पेमेंट साइड में लिखा हुआ है ना। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, फाइनेंसिंग हो गया। इसको याले रिस्पेक्टिव हेड्स में एडजस्ट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। देख ले, ये ऐसा आंसर आया क्या तेरा? यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशन, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। देख और चेक कर ले, चेक कर ले, चेक कर ले, मैं समय खराब निकल लो, चेक कर ले। आगे क्या आंसर टैली हुआ कि इससे बाद में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फ्लो जो आया है तेरा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज 309, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज 102 माइनस में, और नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज 30 -30, दैट इज आउटफ्लो। और आपका नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर इज 177, उसमें 35 ऐड कर दोगे तो 212। भरत सही है कि गलत आया? सही है सर। चल आगे बढ़ते हैं मेरे यार। इलास्ट्रेशन नंबर 3, अब ये भी नहीं किया होगा आपने, है ना? अरे कैसे रे तुम, कैसे करोगे रे ऐसे से मेरा देश। इलास्ट्रेशन नंबर 23 24, अब ये नहीं किया होगा तो आज घर पे जाओ आराम से ट्राई करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आ जाए इलास्ट्रेशन नंबर 11 पे, आए 11 पे, इलास्ट्रेशन नंबर 11। 23 24 नॉट टू बी डिस्कस कर देना, आपने किया होगा, कोई डाउट होगा तो मेरे से कल पूछ लेना, नहीं तो वो डिस्कस हो गई ये मान लेना। समझा कि क्या बोला मैंने? कौन से ये वाले भी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना 23 24 में? कम कर दूं क्या मैं अगले एडिशन से? इतने क्वेश्चन बढ़ा के कोई मतलब है नहीं। अब तो प्रैक्टिस हो ही जाती तो मॉड्यूल भी है ही ना, तुम तो वैसे ही प्रैक्टिस के लिए दिया, तुमने सॉल्व की है नहीं कोई। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन में शिफ्ट कर देंगे अपन, क्या प्रॉब्लम नंबर 23 24 शिफ्ट टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, कहीं लिखने दो मेरे को। चल अगला क्या है उसके बाद में? 25, प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम गामा लिमिटेड, प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम गामा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैश फ्लो बनाना है आपको। अभी इन्फॉर्मेशन ना प्रोबेबली दे हैव नॉट गिवन इट इन टू योर प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट, हमको टेबुलर फॉर्मेट की आदत है, इन्होंने क्या किया वर्ड्स में दिया हुआ है, घबराओ मत, बहुत सी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है उसमें से। एक मिनट, 9 एडजस्टमेंट दिए हुए और नीचे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखना कि डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है ना, इनके ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए। इन केस अगर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ी तो वहाँ इस्तेमाल हो सकता है। इन केस अगर डायरेक्ट मेथड की जरूरत पड़ रही होगी, क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट मेथड की जरूरत पड़ रही होगी तो दिस अकाउंट माइट बी ओपन, माइट हैव टू बी ओपन। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? एंड बैंक का बैलेंस इसलिए दिया हुआ है कि आखिरी में ओपनिंग बैलेंस ऑफ ये ऐड एडजस्ट होने के बाद शायद क्लोजिंग बैलेंस जीरो आएगा। समझा क्या कैसा लेने का उस क्वेश्चन को? दोनों में अभी पता थोड़ी है ना, ऊपर हिंट दी हुई है कि डायरेक्ट से सॉल्व करना है कि इनडायरेक्ट से सॉल्व करना है, दोनों में से कोई भी मेथड हो सकती है। जैसा सेल फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹135 करोड़, आउट ऑफ विच 60% वॉज कैश सेल,
तो बेटा जो मेरे को समझ में आ रहा है डायरेक्ट मेथड की तरफ जा रही है बातें। किसकी तरफ जा रही है बातें? डायरेक्ट मेथड, क्योंकि कैश सेल दे रहा है वगैरह, सेल दे रहा है ना वो, नेट प्रॉफिट दिया नहीं है उसने, उसने क्या दिया है, डायरेक्ट सेल से शुरू किया हुआ है। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, ठीक है। परचेजेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹55 करोड़, आउट ऑफ विच क्रेडिट परचेजेस वाज 80% माइनस होगा। कौन सा वाला? क्रेडिट परचेज माइनस होगा कि कैश परचेज माइनस होगा? कैश परचेज। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग, हाँ वही, 80% का क्रेडिट है तो 20% कैश का होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 18 करोड़ एंड सैलरी पेड अमाउंटेड टू ₹20 करोड़। अब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं बोल रहा है वो? अब वहाँ पे एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹18 करोड़ दिया हुआ है, मान लेना वही पेमेंट है। और क्या सैलरी पेड दिया हुआ है साफ साफ शब्दों में 22 करोड़। द कंपनी रिडीम द डिबेंचर्स ऑफ 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ, the company redeemed the debentures of 20 crores at a premium of 10%. Debenture holder were issued equity shares of 15 crore toward the redemption and the balance was paid in cash. तो मेरे को बताओ जो कैश पेड है वो टोटल 20 करोड़ रुपए पे कैश पेड है कि 15 माइनस करना पड़ेगा उसमें से? है ना, कैलकुलेशन है ना। और एक्टिविटी भी कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? Don't you think repayment of loan and a repayment of debentures by issuing shares in a financing activity? Repayment of debentures है, financing activity है। Dividend paid during the year, dividend paid during the year amounted to rupees 11.7 crore including dividend tax was also paid। अब भावनाओं में बह के ना बच्चे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते हैं और बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर ने बोला था टैक्स ऑपरेटिंग में जाएगा। अरे बेटा मैंने टैक्स ऑपरेटिंग में जाएगा बोला था कि इनकम टैक्स ऑपरेटिंग में जाएगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है ना, कर चुके हैं क्वेश्चन, सब करवाया हो बेसिक्स में मैंने आपको, सब करवाया हो, ये इस सब के लिए तैयार किया हो मैंने आपको, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹12 करोड़ वे सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2.4 करोड़। एक मिनट, इन्वेस्टमेंट ₹12 का है, 12 करोड़ का है, जिसको हमने 2.4 में बेचा है, तो पैसा कितना मिला, 12 या 14.4? 12 का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में बेचा है ना 2.4 में, तो पैसा 14 पॉइंट, समझ, डायरेक्ट नहीं दिया कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 14.4, तेरे को थोड़ा तो कैलकुलेशन करने लगा है ना। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में एडजस्ट हो जाएगा। ₹8 was paid towards the income tax during the year, सिंपल है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी टैक्स हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली। Plant costing 21 crore was purchased in part of exchange of the old plant and the book value of the old plant was 12 crore but the vendor took over the old plant at a value of 10 करोड़। देखो 21 का प्लांट खरीदा, 12 का प्लांट दिया बट वैल्यूअर ने उस प्लांट की वैल्यू 10 ही माना। तो 21 में से कैश कितना पे किया होगा मेरे को यहाँ से बताओ। तो कैश, हमारे लिए कैश फ्लो में अल्टीमेटली कैश इंपॉर्टेंट है, इस ट्रांजैक्शन में कैश कितना पे किया होगा? 12। एक बार पढ़ना आराम से, ठंडे दिमाग से तुम पढ़ो ना, ये लो मैं जूम कर देता हूँ। मेरे पढ़ने में आपके पढ़ने में हल्का सा फर्क पड़ जाता है। मैं एट्थ एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया भरत, 2 मिनट रुक जा, बाकियों का दिमाग चलने दे। कितना आया दिव्या, कितना? कितना बोलना अमाउंट, अरे वर्बल कैलकुलेशन है। कितना आएगा? 11। दिव्या आया 11। 21 करोड़ का प्लांट खरीदा, पुराना प्लांट देके, पुराना प्लांट वैसे 12 करोड़ का है बट अगला वाला उसके 10 करोड़ ही मानने को तैयार है, तो ठीक है। 21 में से 12 माइनस नहीं होगा, 10 माइनस होगा तो हमको 11 करोड़ रुपए देना है। सिंपल इजी क्वेश्चन है। बट सर ये 8 तक के तो इन्फॉर्मेशन समझ में आई, ये क्यों दी हुई है, ये क्यों दी हुई है? आपको अगर याद होगा तो ऊपर में क्रेडिट, क्रेडिट परचेजेस भी मिल सकता है, क्रेडिट सेल भी मिल सकता है। तो आपको नहीं लगता क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल के डेटर्स और क्रेडिटर्स में इफेक्ट होंगे तो उससे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स और कैश पेड टू क्रेडिटर्स मिल जाएगा? किया ना ऊपर? कर पाओगे? डू होमवर्क। दिखने में क्वेश्चन कैसा अजीब सा है, दिखने में क्वेश्चन अजीब सा है बट सबसे इजी क्वेश्चन है अब तक का। एंड आफ्टर ऑफ कोर्स, आफ्टर कैश फ्लो फ्रॉम कैश अकाउंट, आफ्टर कैश फ्लो फ्रॉम कैश अकाउंट इजी रहा, नहीं तो सर वहाँ तो हमको बहुत दिक्कत हुई है ना। चिढ़ा रहा मैं तुमको, नालायक, कैश अब्स्ट्रैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया वाला इतू सा,
चलो इलास्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ. इलास्ट्रेशन नंबर 5. Prepare cash flow statement of Messrs M&T for the year ending on this date. कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली. कैश में माल बेचती है तो क्रेडिट में कोई भी माल बेचती नहीं है. देख घबराना नहीं, घबराना नहीं. ऑल इज वेल बोलना, पढ़ना. क्या आपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिमाग क्या रहता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में टेबल वेबल दिए रहेंगे, बैलेंस शीट दी रहेंगी. अपने को हमेशा यही लगते रहता. तो कभी भी ऐसा स्टेटमेंट दिया ना तो फट के पहले 4 हो जाती बच्चों की कि ये क्या हो गया, हमने तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किया. जबकि ये क्वेश्चन आर मेंट टू बी इजी. बहुत हो गया तो 5 मार्क 8 मार्क का क्वेश्चन आता है ऐसा वाला. समझ रहे हो क्या? अपन बड़े बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, छोटे क्वेश्चन छोड़ देते. ये गलती करके नहीं जाना. जैसा कैश बुक एक्सट्रैक्ट वगैरह जो भी है, जो भी ठीक है. कैश सोल्ड बाय द कंपनीज ओनली, सॉरी कंपनी सोल्ड गुड्स ओनली इन कैश, तो डेटर्स निकलने नहीं है. बात सही, बात खत्म हो गई. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 30% ऑफ द फॉर द ईयर एंड ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू रुपीज 3,82,500. तेरे को ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, तो क्या इससे सेल निकाल सकता है क्या? रिवर्स कैलकुलेशन से सेल निकल जाएगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100. तो इससे सेल पता चल जाएगा. तो कैश सेल कितना हो पता चल जाएगा, क्योंकि जितना सेल है वो पूरा कैश में. पहले पॉइंट में वही लिखा था ना, जितना सेल है वो पूरा कैश में. तो कैश सेल मिल गया, 1 और 2 मिला के कैश सेल मिल सकता है. अगला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्रीज वॉज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्रीज बाय 35,000. ओपनिंग इन्वेंट्रीज लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री. सर इसका क्या करूँ? देख सुन, बात समझ. पेन कहाँ गया? मेरे को बता, इन्वेंट्री अकाउंट अपन काय में ओपन करते थे? इन्वेंट्री अकाउंट अपन काय में ओपन करते थे? ट्रेड पेएबल में. अरे बेटा बेटा, तूने कैश सेल निकाला, तूने कैश सेल निकाला, तो तू डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहा है कि इनडायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट ना. तो फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का सवाल आया क्या? नहीं ना. तेरे को शायद अकाउंट बनाना पड़ेगा, तेरे को शायद अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना? शायद. हाँ, एक काम कर, इन्वेंट्री को अभी मार्क रहने दे, क्योंकि इन्वेंट्री का अगर तेरे दिल से आवाज आती कि इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो तेरे को परचेस पता होना चाहिए. अगर दिल से आवाज आती है कि इन्वेंट्री का अकाउंट बनाना है, तो तेरे को परचेस पता होना चाहिए, ट्रेड पेएबल पता होना चाहिए. चल एक बार का ट्रेड पेएबल नहीं भी पता रहा तो कम से कम परचेस तो पता होना चाहिए ना. कम से कम क्या पता होना चाहिए? परचेस. मान लेंगे 100% कैश में. अगर ट्रेड पेएबल नहीं पता रहा तो ये तो मान सकते हो ना 100% कैश में, बट कम से कम परचेस तो पता होना ना. कम से कम इसको भी मैंने मार्क करके रखा है. बाद में देखते कहीं से अगर परचेज मिलता है तो हम इस पर चर्चा करेंगे, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे. वेजेस पेड है 49, सिंपल, खत्म मुद्दा. ऑफिस एंड सेलिंग एंड वो ड्यूरिंग द ईयर वो भी है. डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000 इंक्लूडिंग डिविडेंड टैक्स. बैंक लोन रिपेड ड्यूरिंग द ईयर 225 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट अलग से मत माइनस कर देना. वो 215 में 2 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट है और 15,000 का इंटरेस्ट है. ठीक है. ट्रेड पे, हाँ जी हाँ, ट्रेड पेएबल ऑन 31 मार्च 2010 एक्सीड्स द बैलेंस ऑफ 31 मार्च 2011 बाय 25. यहाँ पे भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया, एक्सीड वैसा दिया. होशियार है लड़का. बता तो करना क्या है, समझाता हूँ. ये ट्रेड पेएबल और इन्वेंट्रीज लिंक्ड है, बट देख रहे हो इन्फॉर्मेशन साथ में नहीं दिया उसने, अलग अलग दिया. दिमाग खराब कर रहा होगा आपका. टेंशन नहीं लेना. एक बार देख, एक चीज समझते को चाहिए क्या वो पता रहे ना, तो तू छोड़ के आगे बढ़ सकता है. फिर मिल गई आगे इन्फॉर्मेशन. और अगला क्या दिया हुआ है? अमाउंट पेड टू ट्रेड पेएबल रुपीज 4,60,000. अब मेरे को एक चीज बता, अगर तेरे पास में अमाउंट पेड दी हुई है तो ये ओपनिंग क्लोजिंग का अचार डालना है क्या? अल्टीमेटली पूरी मेहनत करके आप अमाउंट पेड ही निकालते थे ना. इतनी मेहनत करके अमाउंट पेड ही निकालते थे, वो दिया हुआ है. अगर इसकी जगह ये लिखा रहता कि कितने का माल खरीदा तो मैंने दिमाग लगाया रहता. बट अमाउंट पेड दिया है तो टेंशन ही खत्म. अमाउंट पेड दिया है तो टेंशन है क्या? नहीं. बट फिर भी एक बार का अकाउंट बना लेना. बट जरूरत नहीं है कैश परचेज वगैरह की भी जरूरत नहीं है. देखते, चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते. कैश परचेजेस पता नहीं ना हमको. हम ये अजम्पशन के साथ चल रहे कि एवरीथिंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट. हम किस अजम्पशन के साथ चल रहे कि एवरीथिंग इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट. कुछ कैश परचेज भी तो हो सकता है ना. नहीं समझाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं? देखते कैश परचेज मिलता है क्या, देखते मिलता है क्या, देखते कि ऐसी इन्फॉर्मेशन है क्या. पहले अभी के लिए आगे बढ़ जाओ, अभी के लिए आगे बढ़ जाओ. Tax paid during the year amounted to rupees 65,000, where the provision for the tax on 31 मार्च 2011 was 45,000. मेरे को बता प्रोविजन काम की है कि हमारे लिए टैक्स पेड काम का है. जब टैक्स पेड पता है तो दिक्कत है क्या प्रोविजन कितनी उसका? नहीं. इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ वो तो 7 लाख की 7,20,000. डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स एसेट अमाउंटेड टू रुपीज 85,000. मेरे को बता डेप्रिसिएशन, हाँ ये इसका मुद्दा पड़ सकता था अगर हम कौन सी मेथड फॉलो करते. अभी हम क्या फॉलो कर रहे हैं?
तो उसका कोई काम नहीं है. प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज ऑन 15 November 2010 फॉर ₹2,50,000. तो ये परचेज किया है तो ये आउटफ्लो हो गया. देखो समझो कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें इररिलेवेंट भी है जो हमको इग्नोर करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें इररिलेवेंट भी है जो हमको इग्नोर करनी है. इससे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिल जाएगा. मुझे नहीं लगता आप कैश परचेज यहाँ निकाल पाओगे. एक तरीका है जिससे आप निकाल सकते हो कि कैश परचेज कितना है, क्योंकि बट एक बार मैं चेक कर लेता. इतना वाहियात तरीका उन्होंने फॉलो किया है क्या नहीं किया है. बस सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. कैश पेड परचेज में नहीं है, ट्रेड पेएबल इज ओनली दैट इज दैट. जमा क्या अगेन बोलो, डिफिकल्ट है कि इजी है. ये डिफिकल्ट हो जाता अगर यहाँ पे उसने अमाउंट पेड टू ट्रेड पेएबल की जगह अगर उसने परचेजेस का अमाउंट दे दिया रहता कि गुड्स जितने क्रेडिट में परचेज किए. समझ रहे हो क्या. बट फिर भी एक नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना. होमवर्क ही दे रहा हूँ मैं, समझ गए होंगे आप, मैं होमवर्क ही दे रहा हूँ. नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना. एक मेरे तरफ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन. ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसका कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं है. एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे को आपसे चाहिए क्रेडिट परचेस कितना. एक बार आप दिमाग लगाना, क्रेडिट परचेस कितना. क्या बात निकली है तो समझा दूंगा. अगर हमने क्रेडिट परचेस निकाल लिया तो अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेस दिया रहता था तो हम कैश पेड निकाल सकते थे. उल्टा हो जाएगा ना. एक बार अकाउंट बनाने की कोशिश करना, एक बार बनाना. अपने को काम नहीं है उसका, यहाँ काम नहीं है, इसलिए मैं आज नहीं समझा रहा हूँ. बट कल याद दिलाना कि मैंने बोला था कि सर क्रेडिट परचेज आपने बोले थे कि निकाल के लाना. तो मैं आपको समझाऊंगा कि जब ये जो लेसर दैन और ये एक्सीड द बैलेंस ऐसी इन्फॉर्मेशन दी रही तो एडजस्ट कैसे करना. समझो रे, अपनी किस्मत अच्छी है कि उसने यहाँ पे ट्रेड पेबल दे दिया. एग्जाम में जरूरी है क्या ट्रेड पेबल आएगा. एग्जाम में तो डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए वो क्रेडिट परचेज देंगे और आपको बोलेंगे ना कि कितना पे किया वो दे निकाल. तो आपने अगर क्रेडिट परचेज बराबर निकाल लिया तो आप ये भी निकाल पाओगे, आप ये भी निकाल पाओगे, क्योंकि लेसर देन और एक्सीड ये एडजस्ट करते आना चाहिए. थोड़ा दिमाग लगाना. मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लेसर देन और एक्सीड दिया हुआ है ना, तो ओपनिंग और क्लोजिंग में से एक को जीरो मान लेना. ओपनिंग और क्लोजिंग में से कोई भी एक को जीरो मानना, तो लेसर देन और ग्रेटर देन तो आप कनेक्ट कर पाओगे. अब हिंट भी दे दिया मैंने कि कैसा सॉल्व करना है. समझ गया. करके देखना, ट्राई करके देखना, जम जाता है. इजी कंसेप्ट है. अकाउंट बनाना है बेसिकली आपको ट्रेड पेएबल का. 4 आइटम, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग पे नहीं ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स और बनाना है. समझ गया. 6 आइटम आते हैं ना उसमें, 6 आइटम कैश और पी एंड एल. चल. Problem number 27, illustration number 7. The balance sheet of Sun Limited for the year ending 31st March 2011 and 10 where as summary. Opening balance बाद में है, closing balance पहले. संभालना, हाँ संभालना खुद को. ठीक है. इक्विटी शेयर ने नॉर्मल लाइबिलिटी दी हुई है. डिविडेंड पेएबल का देख ले बेटा. डिविडेंड पेएबल वैसे कभी एडजस्टमेंट यहाँ अब तक आया नहीं है. आएगा तो इट हैज़ टू बी ओपन सेपरेटली. टैक्सेशन अकाउंट ओपन सेपरेटली. कर चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चन, कर चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चन. ठीक है. फिक्स एसेट्स है वगैरह वगैरह. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, दिस इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. लास्ट में ऐड ओपनिंग तो क्लोजिंग बैलेंस मिलता है. अब प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर वेयर डिस्क्लोज्ड एज फॉलो. प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, टैक्सेशन दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, डिविडेंड डिक्लेयर है, रिटर्न प्रॉफिट है. स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनाओगे. इनडायरेक्ट मेथड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन. किसको किसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाओगे. प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो बाकी सबके एडजस्टमेंट के इफेक्ट कैश फ्लो में दिखेंगे नहीं. हाँ अगर आप हजार को स्टार्टिंग पॉइंट बनाते तो बाकियों के इफेक्ट दिखाते हुए चलते. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ. बट एक चीज समझ, अगर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो ये डिविडेंड डिक्लेयर का इफेक्ट आएगा लेजर में. डिविडेंड डिक्लेयर का इफेक्ट आएगा ना लेजर में. ये टैक्सेशन का भी इफेक्ट आएगा ना लेजर में, ताकि आपको कैश पेड फॉर डिविडेंड और कैश पेड फॉर टैक्स पता चल सके. समझा ना. अरे बहुत फटफट बोल रहा मैं, बहुत फटफट बोल रहा. आप तो उपलोग हो, समझो, इसलिए फटफट बोल रहा मैं. उसके बाद में डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है. फर्नीचर पे 1,000, ये 2,500. डबल इफेक्ट देना भूलना मत. एक इफेक्ट जाएगा एसेट में, एक इफेक्ट जाएगा ऑपरेटिंग में. प्रपोज्ड, अच्छा प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल. आपने माल बेचा है, 1700 में माल बेचा है, जिसके ऊपर में डिप्रिसिएशन 1,000 रुपये का है, तो प्रॉफिट आपका 700 रुपये का आ गया. रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब कुल मिला के 1,000 रुपये का एसेट. वो बोलना क्या चाह रहा है, 1,000 रुपये का एसेट 1700 रुपये में बेचा तो आपको 700 रुपये का क्या हो गया प्रॉफिट. इसके एंट्री पास कर लेना. कैश अकाउंट डेबिट 1700, एसेट अकाउंट क्रेडिट 1,000 टू प्रॉफिट अकाउंट 700. इजी. दिखने में अजीब क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉर्मेट अलग कर दिया. एडजस्टमेंट फॉर्म में ना देते हुए टेबुलर फॉर्म में दे दिया तो हम घबरा जाते. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ. उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता है और हमारा यहाँ पे हार्ट बीट बढ़ती है. वो नहीं होना चाहिए. ठीक है.
क्योंकि फर्स्ट इंस्टिंक्ट से ये देख के समझ में आता हमसे नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। अरे तो पढ़ना तो शुरू कर। वो बंदर की कहानी सुना है कि मैंने आपको कभी बंदर की कहानी? ओह नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है? क्या आप बात कर रहे हैं? सुनो मैं बताता हूँ, सुनो। एक जंगल रहता, ध्यान से सुनो, इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन कॉस्टिंग एज वेल एज इन अकाउंटेंसी, ध्यान दो। एक जंगल रहता, जंगल, बंदर रहता, बंदर, बंदर को जंगल पार करना रहता। जंगल, रात का टाइम है, अंधेरा, बताया था? नहीं याद नहीं, चलो रिपीट, रिवीजन, 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 ठीक है, रिवीजन। हम्म, आग लगा देता, हाँ याद आया, याद आया। नहीं इसको याद नहीं है, दिव्या को याद नहीं है, दिव्या याद नहीं है, चल मैं बता देता हूँ, सुन ले। तो क्या होता है, वो जंगल बंदर को पार करना रहता है, तो जंगल के किनारे में एक साधु बैठा रहता है, वो साथ वो अपनी तपस्या वपस्या करते रहता है बैठ के। वो बंदर जाता है साधु के पास, साधु को पूछता है मैं ये जंगल कैसे पार करूँ, अंधेरा है। तो साधु बोलता है कि ये मशाल ले, मशाल समझता ना, एक डंडा रहता, ऊपर में आग लगी रहती है, उसको जला के मशाल उसके बंदर के हाथ में दे देता है। बोले मशाल है तो उसका रोशनी आजू बाजू में, जब तक मशाल पकड़ी है उसकी लाइट तो दिखते रहेंगी। तो बोले जहाँ तक के रोशनी है वहाँ तक चल, रास्ता अपने आप दिखने लगेगा, रास्ता अपने आप दिखने लगेगा, बराबर है। बंदर आधा जंगल पार कर लेता, बंदर आधा जंगल पार कर लेता। अब आधा जंगल पार करने के बाद उसका हाथ दुखने लगते हैं, वो बोलता है यार क्या इतना भी ऐसा मसाल वसाल पकड़ू वगैरह। तो क्या बोलता, अगर एक एक लकड़ी इतनी रोशनी कर सकती है तो मैं तो लकड़ियों के बीच में हूँ, तो इतनी सारी लकड़ी कितनी रोशनी करेंगी, बोले तो पूरे मस्त जंगल में आग लगा देता, तो जंगल भी जलता और खुद भी जल के मरता। साधु तो बेचारा किनारे में था, वो तो निकल लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इससे इस कहानी का तात्पर्य क्या है, इस कहानी का तात्पर्य क्या है? वो साधु है मैं, बंदर हो आप, वो मसाल है ज्ञान की मिसाल। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आया, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आया, तो जितना आ रहा है उतना तो सॉल्व कर, जितना आ रहा है उतना तो सॉल्व कर, रास्ता मिलेगा ना, रास्ता मिलेगा ना। आप पहले ही पढ़ के बोलोगे हमसे नहीं होगा, ऐसा होने वाला है क्या? हाँ बट इसका मतलब ये नहीं कि आधा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद पैनिक कर जाओ, रे हमसे हो गया, हमसे हो गया, हमसे हो गया। ओवर एक्साइटेड में जंगल को आग नहीं लगाना, ओवर एक्साइटमेंट में जंगल को आग नहीं लगाना। अब मैं ये भी एडजस्ट कर लेता, वो भी नहीं, जितना जम रहा है स्टेप वाइज सॉल्व करने का, जितना जम रहा है स्टेप वाइज सॉल्व करने का। तो बंदर नहीं, इंसान बन के जंगल पार करो, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलो ये किससे, ये कहानी थी, ये कहानी थी। तो वही है, बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं हम, पहले घबरा जाते हैं हमसे नहीं होगा, ऐसा मत करो। होता है, होता है, डोंट वरी, होता है। वो साधु ने बराबर हथियार दिया, इस्तेमाल करते आना चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर जेन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। बैलेंस शीट ऑफ मिसेस जेन दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, जेन कैपिटल है, ट्रेड पेएबल है, मिसेस जेन लोन अकाउंट है। अच्छा एक चीज समझो, अब तक हमने कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए, ये कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? नहीं, आपको नहीं लगता कि पार्टनरशिप भी नहीं है, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप भी नहीं है, सोल प्रोप्राइटर है, तो अब आपको नहीं लगता? अब वर्ड्स कैसे वापरोगे? जैसा यहाँ पे अगर आप देखोगे ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 12,24,000, तो वर्ड क्या वापरोगे? इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड? वैसे कायदे से देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो नॉट, स्टिल नॉट कैपिटल इंट्रोड्यूस। जो मेरे को समझ में आता है सोल प्रोप्राइटर में प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। तो आपको नहीं लगता रादर देन सेइंग इट एज कैपिटल इंट्रोड्यूस, दिस इज प्रॉफिट अर्नड आफ्टर टैक्स, 2,24,000 का प्रॉफिट अर्नड आफ्टर टैक्स हो जाएगा, है ना? क्योंकि कैपिटल का बैलेंस प्रॉफिट की वजह से भी तो बढ़ सकता है ना। हाँ मैं मानता कैपिटल इंट्रोड्यूस की वजह से बढ़ सकता है, बट पूरे क्वेश्चन में हमको इनडायरेक्ट मेथड से जाना है, क्योंकि P&L के स्टेटमेंट दिए हुए नहीं है। तो अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड से जाना चाहता हूँ तो मेरे को सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट लगेगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है हमारा? इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंस अगर दिया हुआ ना रहे तो, अगर दिया हुआ रहे तो इट माइट बिकम अ डिफरेंट स्टोरी। जैसे यहाँ दिया हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग इज 3,60,000, ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करवाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करवाना पड़ेगा, ये मैं करवा दूंगा। एक्चुअली कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसमें 3,60,000 रुपये का इफेक्ट भी जाएगा, और 3,60,000 रुपये का इफेक्ट जाके आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉल का बैलेंस मिलेगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस तो है ही पहले ही। तीन, अरे क्या बोल रहा हूँ, समझा के देखता हूँ, कोशिश करना समझा। तो ऐसा कुछ करना पड़ सकता है, कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस आ गया 12,24,000, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 10 लाख। अब मेरे को बता, तूने प्रॉफिट अर्न फॉर द ईयर एंडेड इज 3,60,000,
प्रॉफिट P&L में डेबिट होता है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है ना 3,60,000 प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, ठीक है। 3,60,000 स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा तेरा, 3,60,000 स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा तेरा, बट यहाँ क्रेडिट होगा और इसको बैलेंस करोगे तो आपको यहाँ पे से क्या मिल जाएगा, ड्राइंग्स। क्या मिल जाएगा इसका, ड्राइंग्स। समझा क्या बोला मैंने? थोड़ा ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, बार ये वाला होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। आई विल सॉल्व दिस, आई विल सॉल्व दिस। ये वैसे भी इलास्ट्रेशन नहीं है, क्वेश्चन 12 है, मेरे को अच्छा लगा था इसलिए मैंने रख लिया। आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, बट यू नेवर नो, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पूछ सकता है। तो एक छोटा सा मैंने सोल प्रोप्राइटर का क्वेश्चन डाल दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप का क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है, करेंगे इसको, सॉल्व कर देंगे। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, हाँ, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी आपको होमवर्क के लिए। अभी अभी कुछ सॉल्व नहीं करने वाला, अभी मैं अभी घूरते रहो मेरे को सिर्फ, ये पेंडिंग में रहने देना, ये हम कल करवा देंगे, कल परसों जब टाइम मिलेगा तब हम आपसे करवा देंगे। द फॉलोइंग डेटा वे आर प्रोवाइडेड विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ, ये आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन ना? नहीं नहीं सर, 32 तक है, 32 तक है। हाँ, द फॉलोइंग डेटा वे आर प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रयान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। इनकम स्टेटमेंट दिख रही है मोटा मोटी, और मेरे ख्याल से बैलेंस शीट कंपेरेटिव है। ठीक है ठीक है, अब ये नेक्स्ट लेवल जा रही है चीज़ है, नेक्स्ट लेवल जा रही है चीज़ है, आप यहीं तक करके लेके आओ। आपको होमवर्क कहाँ तक दे रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम नंबर 27 तक। वैसे देखा जाए तो अगर आपका दिल कमज़ोर नहीं होगा तो आप ये भी ट्राई करके आ सकते हो 29, बट ठीक है, कल नहीं, कल देता हूँ ना, कल के लिए भी तो कुछ रखो, परसों के लिए होमवर्क दूंगा ना, कल दूंगा ना, कल समझाऊंगा। अब ये कल समझाऊंगा, अब मैं ये कल समझाऊंगा, ठीक है। आज यहीं रुकते, 27 तक होमवर्क है। अब वो 2 कैश बुक के एक्सट्रैक्ट जो है वो अगर आप सॉल्व करके लाओगे तो मैं बात करूंगा उस पर, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा उसको। कौन से 2 कैश बुक के एक्सट्रैक्ट, समझे क्या? वरद, दिव्या, कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, गया क्या, समझा क्या? आया ना? ठीक है, 23 सॉल्व है, 24 करना है, ठीक है, जो भी है। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर। 1 मिनट रुकना, हाँ।